विक्रम सिन्हा को वो लम्हा याद आ गया जब अवनी ने उसे थप्पड़ मारा था। ये बेइज्जती तो वह जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाला था। विक्रम सिन्हा ने कहा, शायद तुम वह पल भूल सकती हो, मगर मैं कभी नहीं। आज मैं सूद समेत बदला लूंगा, जिसे तुम भी जिंदगी भर याद रखोगी, ताकि तुम अपनी गलती कभी ना भूलो। अवनी ने विक्रम सिन्हा से कहा, घटिया आदमी, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? तुम भूलो मत कि तुम्हारी यह गलती तुम्हें मौत तक ले जा सकती है। विक्रम सिन्हा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मौत तक, मगर मुझे मौत देगा कौन? तुम्हारे नाजुक हाथ। ये कहते हुए विक्रम सिन्हा अवनी के हाथों को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है। अवनी एक जोरदार मुक्का विक्रम सिन्हा के पेट पर मार देती है। अवनी तो विक्रम सिन्हा के साथ हाथापाई पर उतर आई थी। उसके ड्राइवर और बॉडीगार्ड ने देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। जैसे ही उसने टैक्सी रोक दी, अवनी टैक्सी से बाहर आ जाती है। विक्रम सिन्हा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वह रोक नहीं पाया। विक्रम सिन्हा ने बाहर आकर अवनी की बाजू को जोर से पकड़ लिया, मगर अवनी ने झटके से अपने हाथ को छुड़ा लिया और एक लात विक्रम सिन्हा के दोनों पैरों के बीच में मार दी, जिससे वह दर्द से कराह उठा। ये देख विक्रम सिन्हा का बॉडीगार्ड अवनी के साथ लड़ने के लिए जाता है, मगर अवनी का मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छा था। वो उससे हार रहा था। विक्रम सिन्हा का दर्द जब कुछ कम हुआ तो वह पीछे से अवनी के सर पर भारी चीज मारता है। इसी के साथ अवनी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बेहोश हो गई। विक्रम सिन्हा की आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर टेढ़ी मुस्कान थी। अवनी बेहोश थी, उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर वह फिर भी बेहोश हो गई थी। उसका सर भारी था। वह नहीं जानती थी कि उसे कितने वक्त बाद होश आ रहा था। उसने अपने सर पर हाथ को सहलाते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने पाया कि वह अभी एक मुलायम से बेड पर सोई हुई थी। उसे सारी चीजें नॉर्मल लगी। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर अचानक ही उसके दिमाग में पहले जो कुछ भी हुआ था, वह सब एक ही पल में याद आया। वह बहुत डर गई। उसके पेट में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसकी धड़कनें नॉर्मल से ज्यादा तेज हो गई। वह घबराकर उठी। अवनी ने देखा कि वह बिल्कुल ठीक थी, उसे शरीर पर और कोई चोट नहीं आई थी, और वह अभी जिस जगह पर थी वह अयान का बेडरूम था। अगले ही पल अवनी ने अपने सामने देखा तो उसने अपने सामने एक टोल एंड हैंडसम आदमी दिखाई दिया, जिसका डार्क ऑरा पूरे कमरे में बिखरा हुआ था, जिससे आसपास का माहौल नरक के समान लग रहा था। अवनी को कुछ याद नहीं था कि जब विक्रम सिन्हा ने पीछे से उसके सर पर मारा तो उसके बाद क्या हुआ था। वह पूरी तरह बेहोश हो गई थी। वो यहाँ पर कैसे आई, ये भी वह नहीं जानती थी। अवनी बेड से नीचे उतर जाती है। उसे पता था अयान जरूर उस पर गुस्सा करेगा, मगर वह अयान की शुक्रगुजार थी। अयान की वजह से वह इस वक्त बिल्कुल सही सलामत थी। उसे कुछ नहीं हुआ था। वह खुद को कोस रही थी कि वह बिना किसी सेफ्टी के इतने सारे दुश्मनों के बीच ऐसे ही कैसे घूम रही थी। उसे पहले बहुत डर लगा था कि पता नहीं उसके साथ क्या ही हुआ होगा, मगर वह अयान को अपने सामने देख बहुत खुश हो गई। वह बेड से नीचे उतरकर सीधा अयान के गले लग जाती है। इस वक्त अयान के दोनों हाथ उसकी पॉकेट में थे। अवनी जोर से अयान के गले लगी। अवनी के दोनों पैर अपनी उंगलियों पर खड़े थे। अयान उससे काफी ऊंचा था। अवनी भले ही अयान के गले लगी, मगर अयान ने बिल्कुल भी अपने एफर्ट्स नहीं डाले। अयान के दोनों हाथ अभी भी उसकी पॉकेट में ही थे। वह अवनी से नाराज था, शायद इसीलिए उसे गले से नहीं लगा रहा था, मगर उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो नाराजगी से ज्यादा गुस्से के लग रहे थे। अवनी को महसूस हुआ कि अयान बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि उसने तो अवनी को खुद से छुआ तक नहीं। ये देख अवनी धीरे से अयान से अलग हुई। जैसे ही अवनी अयान से अलग हुए, अयान ने अपना दाहिना हाथ पॉकेट से निकाला और अवनी के गले को पकड़ लिया। वह अवनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसने अवनी का गला दबाते हुए अवनी से कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें खुद की हिफाजत करना नहीं आता? अगर ऐसा ही था तो तुम मेरे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई? ये सब बोलते वक्त अयान अवनी को पीछे की ओर धक्का दिए जा रहा था और अवनी अपने कदम पीछे हटाए जा रही थी। अवनी ने अपने दोनों हाथों से खुद के गले को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अवनी के पीछे हटते कदम तब रुक गए जब अवनी को पीछे महसूस हुआ कि वह बेड के किनारे तक आ गई थी। अयान ने जब और भी धक्का दिया तो अवनी बेड पर गिर ही गई। जैसे ही अवनी बेड पर गिरी तो अयान उसके ऊपर आ गया। वह अभी भी अवनी के गले को पकड़े हुए था। अवनी की आंखें लाल हो गई। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वह रोने ही वाली है। अवनी ने कहा, सॉरी, मैं अपनी गन साथ लेना ही भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। अवनी की आंखों में आंसू आ गए थे। तब अयान को समझ आया कि वह कितना ज्यादा गुस्सा हो गया था।
उसने तुरंत अवनी के गले से अपने हाथ को हटा लिया और वह अवनी के आंसुओं को पोंछने लगा। अभी भी वह उसके ऊपर ही था। अयान ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, मेरे लिए तुम कितनी ज्यादा कीमती हो। शायद तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। अयान अवनी के लिए हद से ज्यादा पॉजेसिव और केयरिंग था। उसके लिए अवनी ही सब कुछ थी। जब उसने कहा कि वह पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा तो उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। अवनी ने जब अयान की आंखों में खुद के लिए इतना जुनून देखा तब उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिला जिसे वह समझ ही नहीं पाए। अवनी हैरान होकर अयान की आंखों में देख रही थी। उसका हाथ अपने आप ही अयान के चेहरे की ओर चला गया। वो इस तरह से अयान के चेहरे को छू रही थी जैसे वह कंफर्म कर रही हो कि जो सब कुछ उसके साथ अभी हो रहा था वह सच था, कोई सपना नहीं था। जैसे ही अवनी ने अयान के चेहरे को छुआ, अयान ने अवनी के गुलाबी होठों की ओर देखा, जो कुछ कहना तो चाहते थे मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अयान ने अवनी के उन गुलाबी होठों की उलझन को यूं ही सुलझा दिया, उस पर अपने पतले गर्म होठों को रखकर। अवनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। ये किस कम से कम 8 से 10 मिनट तक चला। इसी के साथ अवनी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अयान एक पल के लिए अवनी के होठों को छोड़ देता है और अवनी के चेहरे को देखने लगता है। अवनी की आंखें अभी भी आधी बंद थी। जैसे ही अयान ने उसके होठों को छोड़ा अवनी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अयान ने अपनी बड़ी बड़ी उंगलियों से अवनी के चेहरे पर आए उसके बालों को पीछे किया। लंबे समय तक किस करने की वजह से अवनी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके गाल टमाटर की तरह लाल थे और होंठ तो उससे भी ज्यादा। अवनी के चेहरे को देख अयान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो फिर से अवनी के होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है। अवनी नहीं जानती थी अयान फिर से ऐसा कुछ करेगा, उसकी आंखें तो बंद थी। जैसे ही अयान दूसरी बार अवनी को किस करने लगा तो अवनी उसे रोकना चाहती थी, मगर वो उसे रोक ही नहीं पाई, बल्कि वो तो खुद अयान के किस को एंजॉय कर रही थी। अयान अवनी को इंटेंशनली किस किए जा रहा था। अब तो अवनी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। एक तो अयान के किस करने की वजह से और उसके उतने करीब होने की वजह से अवनी की सांसों की रफ्तार दुगना हो गई थी। जब उसकी सांसें उखड़ने लगी तो वो अयान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है। वो उसके कंधों को पकड़ खुद से दूर करती है। अयान को समझ आ गया था कि अवनी को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए वो अवनी को छोड़ देता है। मगर उसका इरादा पूरी तरह अवनी से दूर जाने का नहीं था। अभी भी वो अवनी के ऊपर था। वो अपने हाथों के बल थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ था। अवनी अयान से दूर होने की कोशिश करती है तो अयान उससे कहता है, मैं इतनी दूर आया हूँ, इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए। मुझे वापस जाना है, मगर मैं कुछ भी लिए बिना नहीं जाने वाला। अवनी को समझ आ रहा था कि अयान क्या कह रहा था। जैसे अयान ये बोल रहा था, अवनी को अपने पेट में गुदगुदी हो रही थी। अवनी अयान के नीचे से थोड़ा खिसकती है। वो अपने सर के बल खिसक कर पीछे हुई तो अयान ने उसे कमर से खींचकर उसकी बैली पर किस कर लिया। इससे अवनी का पूरा शरीर सिहर उठा। अयान ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझसे बचने को कोशिश कर रही हो। मत भूलो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। वैसे अब ये सब कुछ पहली बार तो नहीं है। पहले से ही हमारे बीच ये रिश्ता है, तो फिर अब तुम्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अवनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, मगर उस रात तो तुम नशे में थे, मैं तो बस तुम्हारी। अवनी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी कि अयान उसकी ड्रेस को खींचने लगता है। अवनी की ड्रेस की जिप पीछे थी, इसलिए अयान उसे निकाल नहीं पाया। वो ज्यादा एक्साइटेड होकर अवनी को तेजी से बेड पर ही पीछे की ओर घुमा देता है। अवनी ने दर्द से कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। अयान तुरंत उसकी ड्रेस की जिप खोलने लगा तो अवनी उसे रोकते हुए आगे घूमने की कोशिश करती है, मगर वो कामयाब नहीं हुई। अयान ने उसकी ड्रेस को जबरदस्ती निकलकर बेड से नीचे फेंक दिया। अवनी का कोमल शरीर अब अयान की बाहों में था, जिस पर अब कुछ कपड़े ही बचे थे। अवनी छटपटा रही थी मगर अयान ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। वो उसे पूरे शरीर पर चूम जा रहा था। अयान अवनी की नेक पर किस कर रहा था, जहां पर अभी पहली बार के निशान भी सही से गए नहीं थे। वो इस बार उसी जगह पर कोई लव बाइट नहीं देता, बल्कि सिर्फ किस कर नीचे की ओर बढ़ते हुए उसकी कमर पर किस करने लगता है। अयान अवनी की कमर पर किस करते हुए अपने दांतों से थोड़ा काट लेता है। अवनी ने दर्द से आह भरते हुए अयान के बालों को पकड़ लिया। अब अवनी अयान से दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो भी पूरी तरह एक्साइटेड हो चुकी थी। उसकी लंबी लंबी सांसें और तेज चल रही धड़कनें अयान को एक्सेप्ट कर रही थी। अयान ये जान चुका था, वो अवनी को बहकाने में कामयाब हो चुका था। अवनी पहले तो उसके साथ ये सब कुछ करने में सहमत नहीं थी,
मगर अब वो उसे रोक भी नहीं रही थी। अवनी को ऐसे देख अयान भी खुद के कपड़े उतारने लगता है। इस वक्त वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। वो खुद को ज्यादा वाइल्ड होने से रोक नहीं पा रहा था। मगर वो इस बार पहले की तरह अवनी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करता है। सुबह के वक्त खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी की वजह से अवनी की नींद खुली। उसने जब अंगड़ाई लेने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अवनी ने जल्दी से ब्लैंकेट को अच्छे से खींचकर खुद को चारों ओर से कवर कर लिया। वो खुद को अच्छे से कवर करते हुए बेड पर सिकुड़ कर बैठ जाती है। उसने कमरे में चारों देखा, मगर उसे अयान कहीं दिखाई नहीं दिया। अयान को वहां न पाकर अवनी धीरे से बेड से नीचे कदम रखती है। उसने अभी भी खुद को ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा उसे लगा जैसे उसने बर्फ पर कदम रख दिया हो, फर्श बर्फ की ठंडा था। अवनी ने जल्दी से अपनी चप्पल पहन ली। फिर वो कमरे के डोर को लॉक करती है। उसे पता चल चुका था अयान अभी कमरे में नहीं था। वो बेड से नीचे जमीन पर बिखरे खुद के और अयान के कपड़े उठाती है। जैसे ही उसने अयान की शर्ट को अपने हाथों में पकड़ा, उसे अयान की खुशबू ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अवनी उसे अपने चेहरे से लगाकर अयान की खुशबू को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। अवनी को कल रात का हर एक लम्हा याद आ रहा था। वो अयान के साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहती थी, मगर वो अयान को रोक ही नहीं पाए और ऊपर से खुद बहक गई। वो सोचने लगी कि ये प्यार का असर था या फिर सिर्फ लस्ट। वो अपने कपड़े निकाल नहाने के लिए चली जाती है। अवनी बाथरूम में शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी थी। सामने ही एक बड़ा सा आईना था जिसने पूरी एक वॉल को कवर किया था। अवनी खुद को इस वक्त उसी आईने में देख रही थी। अवनी साइड से मुड़ी और अपनी कमर पर पड़े निशान को देखने लगी। वहां अयान के दांतों के निशान थे जो गहरे लाल रंग के हो चुके थे। अवनी अपने हाथों से उन पर सहलाती है। अवनी अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से देख रही थी। जगह जगह पर वो निशान थे जो उसे अयान के साथ बिताए उन लम्हों की याद देते थे, जिससे अवनी न चाहते हुए भी अनजाने में मुस्कुराने लगती है। अवनी रेडी होकर बेडरूम से बाहर नीचे आ जाती है। वो नीचे जाकर मेयर से अयान के बारे में पूछती है। मेयर ने अवनी को जवाब देते हुए कहा, मैडम सर तो रात को ही वापस चले गए थे। अवनी ने सोचा कि शायद अयान उसे जगाना नहीं चाहता होगा, इसलिए बिना बताए चला गया। वो आज नाश्ता नहीं करती। जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा उसके पास में रखा फोन रिंग करने लगा। अवनी समझ गई कि जरूर उसे इस वक्त अयान ही फोन कर रहा होगा। अवनी ये सोच रही थी कि उसने स्क्रीन पर अयान के नाम को देखा, वो तुरंत ही फोन उठा लेती है। अयान ने उसे कहा, तुम्हें नाश्ता किया? अवनी के पैर वही थम गए, उसने नाश्ता नहीं किया था। फिर वो हाँ कैसे कहती, अगर घर के किसी सर्वेंट ने पहले ही अयान को इन्फॉर्म कर दिया होगा तो। अयान और भी ज्यादा नाराज हो जाता अगर अवनी ने उससे झूठ बोला। अवनी ने बात को संभालते हुए कहा, वो मुझे अभी भूख नहीं लग रही है। मैंने सोचा मैं कुछ देर बाद बाहर से कुछ खा लूंगी। अयान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम्हारी गन भी तुम्हारे पास है? अवनी ने एक बार पास में देखते हुए कंफर्म करते हुए कहा, हाँ मेरे पास है, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अयान ने फीकी की हंसी के साथ कहा, चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन अवनी के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद उसने फोन रख दिया। उसके बाद वह चिराग को एक मैसेज सेंड करती है, रेडी हो जाओ, मैं विक्रम सिन्हा को जान से मार देना चाहती हूँ। अब इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं है। उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। आज भी वह कल की तरह अकेले ही जा रही थी, मगर अयान के बॉडीगार्ड्स कल के मुकाबले थोड़ा सतर्क और होकर निकले थे। वो लोग सिविल ड्रेस में थे, फिर भी अवनी को पता था, मगर वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वह जानती थी अयान उसे अकेला नहीं छोड़ने वाला। अवनी के दिमाग में अभी भी कल रात वाली घटना घूम रही थी। वह विक्रम सिन्हा जैसे घटिया आदमी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। पहली बार था जब उसने उसे माफ कर दिया, मगर वह किसी की दूसरी गलती माफ नहीं करती और विक्रम सिन्हा ने तो ये सब कुछ जानबूझकर किया था। अवनी के दिमाग में भी सिर्फ एक ही बात चल रही थी, विक्रम सिन्हा की मौत। वह कार चला रही थी, तभी उसे चिराग की कॉल आई। अवनी अपनी कार को सड़क के किनारे रोक देती है। सुराग ने अभी तक वो मैसेज पढ़ लिए थे जो अवनी ने उसे भेजे थे, इसलिए उसने अवनी को फोन किया था। अवनी के फोन उठाते ही उसने कहा, क्या तुमने वो कर दिया जो मैंने तुमसे कहा? चिराग ने कहा, बॉस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अवनी ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? चिराग ने कहा, बॉस विक्रम सिन्हा तो मर चुका,
अवनी चौंक गई, उसने हैरानी से कहा, क्या? चिराग ने कहा, हाँ, आज सुबह सुबह ही पुलिस को शहर से दूर तालाब से उसकी लाश मिली है। सुनने में आया है कि शायद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर नशे की हालत में कार चला रहा था और बैलेंस बिगड़ने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। अवनी ने चिराग को खुद के पीछे सिक्योरिटी के लिए आने से मना किया था, इसलिए चिराग ने अवनी को अकेला ही छोड़ दिया था। वो उस बारे में कुछ नहीं जानता था जो कल रात अवनी के साथ हुआ। वो नहीं जानता था कि विक्रम सिन्हा ने अवनी के साथ कितनी घटिया चाल चली थी। इसीलिए उसे ये एक एक्सीडेंट लग रहा था। अवनी को हैरानी हो रही थी कि अभी तो वह सिर्फ उस आदमी को खत्म करने के लिए सोच ही रही थी, मगर वह पहले से ही अपनी जान से हाथ धो बैठा था। यह कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता था? भले ही दुनिया वालों को ये लग रहा हो कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है और विक्रम सिन्हा अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा, मगर अवनी अच्छी तरह जानती थी कि विक्रम सिन्हा के साथ जो हुआ वह एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उससे पहला ख्याल अयान का आया, और यह गलत नहीं था। अयान ने कहा था अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो वह पूरी दुनिया बर्बाद कर देगा। तो ये तो सिर्फ विक्रम सिन्हा था। अवनी अपने ही ख्यालों में खो गई। जब उसने कुछ नहीं बोला तो चिराग ने कहा, बॉस, इसलिए मैंने आपको फोन किया, मगर क्या मैं जान सकता हूँ आप उसे क्यों मारना चाहती थी? मुझे जब तक पता था आपने तो उसे उसकी बदतमीजी के लिए एक बार छोड़ दिया था ना। मगर यह बात तो बहुत पुरानी हो गई है। अवनी इसके बाद चिराग को कल रात हुई सारी बात बताती है, जो कुछ भी विक्रम सिन्हा ने किया था। अवनी ने आगे कहा, मगर उसके बाद तो मैं बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता उसके साथ आगे क्या हुआ और अयान ने भी मुझे कुछ खास बताया नहीं। चिराग ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बॉस, मुझे लगता है आपके पति तो बहुत खतरनाक है। उनका स्वभाव किसी आम बिजनेसमैन की तरह नहीं है। वह बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? अवनी ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, मगर मुझे यकीन है ये सब कुछ उसने ही किया है, वरना इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता और मुझे पता है वो ऐसे घटिया आदमी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। चिराग ने अवनी से कहा, बॉस, मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर एक प्रॉब्लम हो गई है। कवि ने कहा, कैसी प्रॉब्लम? चिराग ने कहा, बॉस, कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है। एम्पायर के हालात बिगड़ रहे हैं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और मैं सही से हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, तो मुझे जाना होगा। अवनी ने कहा, तो फिर तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए। तुम बिना कोई वक्त बर्बाद किए वहां पर जाओ और इस बात की तसल्ली करो कि हालात बिगड़ने नहीं चाहिए, सब कुछ हमारे फेवर में होना चाहिए, वरना एम्पायर को मिट्टी में मिलते देर नहीं लगेगी और तुम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखते ही रह जाओगे। चिराग ने कहा, ओके ओके बॉस, मैं आज ही निकलता हूँ, पर आप यहाँ पर? अवनी ने कहा, तुम किसी चीज की चिंता मत करो, यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बस जाओ। याद रखना तुम्हें मुझे नाराज नहीं करना है। चिराग, जी बॉस, बोल फोन रख देता है। उसके बाद अवनी पहले तो शौर्य से मिलने उसके ऑफिस जाती है। अभी भी वहां पर काम चल रहा था। अवनी कुछ वक्त उसके साथ बात करने के बाद वहां से निकल जाती है। वह कार में बैठकर अपनी नई मंजिल की ओर मुड़ जाती है। आज उसने एक डिसीजन लिया था जिसके चलते वह करण आहूजा से मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रही थी। अवनी ने अपने पर्स से वो कार्ड निकाला जो करण आहूजा ने उसे दिया था। आहूजा इंडस्ट्रीज, एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था आहूजा इंडस्ट्रीज। उस बिल्डिंग के नीचे अवनी ने अपनी कार रोक दी। वो यहाँ आकर कंफ्यूज नहीं थी, वह अंदर से श्योर थी, उसने फैसला कर लिया था। वह अब अपने बदले की ओर पहला कदम रखने वाली थी। वह अब अपने दुश्मनों के आमने सामने होना चाहती थी। अवनी ने अभी एक लाइट ब्लू ऑफिस ड्रेस पहना था। वह एक बिजनेसवुमन की तरह दिख रही थी। वह आहूजा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। अवनी ने रिसेप्शन पर जाकर खुद का नाम देते हुए कहा कि वह करण आहूजा से मिलना चाहती है। रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की ने अवनी की बात सुन किसी को फोन लगाया और वह फोन पर बात करने के बाद अवनी से कहती है, अवनी जी, आपको अंदर वेटिंग रूम में बैठने के लिए बोला है। सर अभी मीटिंग में है, वह कुछ ही वक्त में फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। इस पर अवनी ने ओके कहा। अवनी तकरीबन 15 मिनट से वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। ये वेटिंग रूम स्पेशल गेस्ट के लिए था। अवनी को वहां स्पेशल सर्विस दी जा रही थी, मगर अवनी को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। वह तो जल्द से जल्द करण आहूजा से मिलना चाहती थी। करण आहूजा मीटिंग से जल्दी फ्री होकर अवनी से मिलने के लिए आता है। वो अवनी से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। उससे उस वक्त यकीन नहीं था कि अवनी उसकी बात मान लेगी, मगर आज वह अच्छे से जानता था अगर अवनी सिंघानिया यहाँ पर आए हैं
तो ऐसे ही नहीं आई होगी। उसने जरूर उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली होगी। वो अंदर से बहुत खुश था। करण आहूजा जितना अवनी के टैलेंट से इम्प्रेस था, उससे कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरती से भी इम्प्रेस था। करण आहूजा के अपने केबिन में जाते ही अवनी को करण आहूजा का सेक्रेटरी उसकी केबिन ओर ले चलता है। करण आहूजा अपनी केबिन में बैठा था। अवनी के केबिन में आते ही वो खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वह कितना खुश था। अवनी को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, मगर बाद में उसने सोचा कि शायद करण आहूजा उसके साथ काम करने के लिए पहले से ही ज्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए उसे इतनी खुशी हो रही थी। मगर बात तो उससे भी कुछ आगे थी, जिसे अवनी नहीं जानती थी। और करण आहूजा भी अभी तक उससे अनजान था। सच में उसने आगे की नहीं सोची थी। वह तो अवनी के साथ अपनी कंपनी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता था। अवनी आगे चलकर करण आहूजा से हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर आहूजा। करण आहूजा भी अवनी से हाथ मिलाकर उससे हेलो कहता है और अवनी को सामने चेयर पर बैठने के लिए इशारा करता है। अवनी चेयर पर बैठे हुए करण आहूजा से कहती है, आपने मुझे जिस चीज के लिए सोचने के लिए कहा था, उस बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। अवनी करण आहूजा से कहती है, आपने मुझे जिस चीज के लिए सोचने के लिए कहा था, उस बारे में मैंने बहुत सोचा और मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे आपकी ऑफर मंजूर है। जब करण आहूजा ने सुना कि अवनी ने उसकी ऑफर मंजूर कर ली थी, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अवनी से कहा, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई। मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे यकीन है आपको कभी भी अपने इस फैसले से पछताना नहीं पड़ेगा। अवनी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी यही आशा करती हूँ। करण आहूजा ने कहा, तो फिर मैं अपने लॉयर से बोलकर आपके लिए एक एग्रीमेंट भी बनवा लेता हूँ। मैं आपको उनका नंबर भी सेंड कर दूंगा ताकि आपसे वह अप्रूवल ले सके। करण आहूजा सारा काम प्रोफेशनली करना बखूबी जानता था। अवनी को ये बहुत पसंद आया। अवनी कुछ वक्त तक उससे कंपनी के बारे में डिस्कस करने के बाद वहां से निकल जाती है। वह ये जॉब कल से ज्वाइन करने वाली थी। उसे तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी था, मगर उसे यकीन था वो यहाँ बहुत जल्द एडजस्ट हो जाएगी। जब वह आहूजा इंडस्ट्रीज की ऑफिस से बाहर निकली तो वह बहुत खुश थी। वह पहले नहीं जानती थी कि वह इतनी जल्दी कोई इतना बड़ा कदम उठाएगी, मगर अनन्या और राहुल ने उसे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने पहले से सोच लिया था, जिस कंपनी को उसने इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज तक मेहनत की थी, वह आज से उसकी बर्बादी का हर एक मंजर लिखेगी, जिसे सारी दुनिया याद रखेंगी। शाम का वक्त, रागिनी जी अभी भी कोमा में ही थी। उनकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं था। वो इस वक्त वार्ड में थी, वह बिल्कुल अकेली थी। कोई भी रिलेटिव उनके पास रुका हुआ नहीं था। उनकी देखभाल के लिए कई नर्स रखी हुई थी। नर्स के कपड़े पहने एक लड़की कमरे में इंटर करती है। उसने पूरे सफेद कपड़े पहने थे और अपना चेहरा सर्जिकल मास्क से कवर किया हुआ था। इस वक्त उस लड़की और रागिनी जी के अलावा उस कमरे में कोई नहीं था। वह लड़की रागिनी जी के पास आकर अपना मास्क उतारती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अवनी थी। अवनी यहाँ पर भेस बदलकर पर कर आई थी, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए और वह रागिनी जी से आराम से मिल पाए। इससे पहले राजवीर सिंघानिया को पता चल गया था कि अवनी रागिनी जी से मिलने आए हैं, तो उन्होंने अवनी को मिलने भी नहीं दिया और बहुत बुरा भला कह के वहां से निकाल दिया। उस वक्त अवनी बहुत टूट गई थी। अवनी ने बेसुध पड़ी रागिनी जी के हाथ को पकड़ अपने चेहरे से लगा लिया और हल्के होठों से उसके माथे पर किस कर लिया। अवनी अपना सर झुकाकर रागिनी जी के हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर खड़ी थी, जब तक कि उसकी आंखों के आंसू सूख ना गए। अवनी जितनी देर भी वहां बैठी, उतनी देर उसे अपनी मोम को सारी अच्छी अच्छी बातें याद आ रही थी, कि किस तरह वो उससे बात करती थी, उससे प्यार करती थी और उससे नाराज हुआ करती थी, और अवनी उन्हें मनाया करती थी। अवनी एकदम से अचानक सब कुछ मिस करने लगी। वह जोर जोर से रोना चाहती थी, मगर वो इस वक्त ऐसा नहीं कर सकती थी। उसने अपने दिल पर काबू रखा और वो वहां से उठ गई। वहां पर अभी भी कोई नहीं था। अवनी स्टाफ नर्स की तरह दिख रही थी। अगर उस पर किसी को भी शक हुआ होता तो उसे पकड़ लिया होता। किसी को कुछ भी पता चलता उससे पहले ही अवनी वहां से निकल जाती है। वह जाती हुए अपनी मॉम के चेहरे की ओर देखकर कहती है, मॉम प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ, मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। अगर आप ठीक हो गई तो सारी चीजें अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगी। सब कुछ बिखर चुका है। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मगर रागिनी जी तो कोमा में थी, इसलिए उनका कोई रिस्पांस नहीं आया और अवनी वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह, आज अवनी का करण आहूजा के साथ काम करने का पहला दिन था।
वह नहीं जानती थी कि उसके आगे का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला था, मगर वह पूरी कोशिश करने वाली थी कि वह जो चाहती है वह हो जाए। उसका बस एक ही गोल था, राहुल और अनन्या की बर्बादी। वो सिंघानिया कंपनी को अच्छी तरह से कंपटीशन में हराने के बारे में सोच चुकी थी। अवनी आहूजा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून था। वह कॉन्फिडेंट के साथ बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है। उसने विक्रम आहूजा के कहे मुताबिक उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए अपना मन बना लिया था, जिससे कि अब वह उस कंपनी की ऑफिशियल बिजनेस कंसल्टेंट बनने वाली थी। अवनी सीधा विक्रम आहूजा के केबिन की ओर जाती है। विक्रम आहूजा शायद अवनी का ही इंतजार कर रहा था। वह अवनी से भी ज्यादा एक्साइटेड था कि अवनी उसके साथ काम करने वाली थी। अवनी के आते ही वो पहले की तरह अपनी चेयर से अपने आप ही खड़ा हो गया। वो अक्सर अभी किसी के भी साथ ऐसा नहीं करता था। वो अवनी से हाथ मिला, उससे बैठने के लिए बोलता है। उसके बाद वह अवनी के लिए बनाए गए एग्रीमेंट पर उसके सिग्नेचर लेकर अपने लॉयर को दे देता है। उसके बाद करण आहूजा ने अवनी से कहा, मिस अवनी, आप अब इस कंपनी का एक हिस्सा हैं। आपको कंपनी में चल रहे सारे प्रोजेक्ट और डील्स के बारे में डिटेल में जानने की जरूरत है, ताकि आगे के कोई भी डिसीजन में वो सब आपको हेल्पफुल रहे। मैंने आपके लिए एक केबिन को चुना है। मुझे यकीन है आपको वो जरूर पसंद आएगा। आप अपने मुताबिक वहां चेंज ला सकती हैं। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर। करण आहूजा ने अवनी को उसकी कंपनी के बारे में कई सारी चीजें समझाई। उसके बाद करण आहूजा ने अवनी से कहा, सो मिस अवनी, चलिए मैं आपको आपका केबिन दिखाता हूँ। करण आहूजा अवनी को उस केबिन तक ले गया जो उसने अवनी के लिए चुना था। ये देखकर करण आहूजा का असिस्टेंट रोहित बहुत ही हैरान हुआ। आज तक उसने ऐसा किसी के लिए नहीं किया था। वह अवनी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा था। अवनी केबिन करण आहूजा के केबिन के बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पर था। वो उनके ऑफिस का दूसरा सबसे बड़ा केबिन था। जब इस कंपनी के सीईओ करण आहूजा के पापा थे, तब करण आहूजा इसी केबिन को यूज करते थे। उसके लिए ये जगह बहुत खास थी। उसने कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को ये केबिन नहीं दिया था। ये सालों से बंद था। जब अवनी ने करण आहूजा के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो पता नहीं क्या सोचकर करण आहूजा को इस केबिन को उसे देने का ख्याल आया, और उसने अवनी के लिए इस केबिन को रेडी करवाया। ये केबिन सच में बहुत ही शानदार था। अवनी को ये बहुत पसंद आया। उसे आज फिर से एक बार अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसे अपने काम से बहुत ही लगाव था। वह अपने पापा के साथ दिल से काम करती थी, मगर उसे उसका फल अभी तक नहीं मिला था। मगर अब वह किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। वह जरूर वह सब कुछ पा लेना चाहती थी जो उसके हक का था। कोई भी आखिर कैसे उसके हक की चीज छीन सकता था। अवनी केबिन देख रही थी, तो करण आहूजा ने पूछा, तो बताइए मिस अवनी, आपको ये केबिन कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद ना आया हो, तो हमारी ऑफिस में और भी जगह है जहां आप। अवनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। जब अवनी ने ये कहा तो करण आहूजा बहुत खुश हुआ। अवनी केबिन में चारों ओर चलकर उसे देख रही थी। करण आहूजा केबिन के एंट्रेंस पर रुककर दरवाजे के पास खड़ा होकर अवनी को ही देख रहा था। उसी वक्त वहां रोहित एक लड़की के साथ आ गया। रोहित करण आहूजा का सेक्रेटरी था। जब अवनी ने देखा कि कोई वहां पर आया है, तो उसने करण आहूजा की ओर देखा। करण आहूजा ने रोहित के साथ आई लड़की को अवनी से मिलवाते हुए कहा, मिस अवनी, ये है साक्षी। साक्षी आपकी असिस्टेंट है। यह आपके अंडर काम करेगी और मुझे यकीन है कि आपको इसका का काम जरूर पसंद आएगा। अवनी आगे चलकर वहां जाती है। साक्षी ने अवनी के सामने देख एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। साक्षी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। अवनी को एक नजर देखने पर वो अच्छे स्वभाव की और मासूम लड़की लगी। अवनी ने भी उसे मुस्कुराकर हेलो कहा। करण आहूजा ने साक्षी से कहा, जो मैंने तुम्हें बोला था, वह सारी फाइल्स इस केबिन में अच्छे से अरेंज कर दो। इसके बाद करण आहूजा उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चला जाता है। जाते जाते उसने अवनी से कहा, मिस अवनी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं। अवनी ने कहा, ओके मिस्टर आहूजा। और इसी के साथ करण आहूजा वहां से चला जाता है। पहले दिन तो अवनी को ज्यादा कुछ करना नहीं था। वह अभी भी कंपनी की सारी चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि करण आहूजा के लिए उस पर यकीन करना आसान नहीं था। उसने इतना बड़ा भरोसा किया था, वो ऐसे ही किसी के भरोसे को तोड़ नहीं सकती थी। करण आहूजा अपनी कंपनी के सीक्रेट किसी के सामने ऐसे ही नहीं रखता। मगर उसने वह सारी फाइल अवनी को स्टडी करने के लिए दी थी, जिन पर वह फ्यूचर में काम करने वाले थे। अवनी को यह जानकर ताज्जुब हुआ कि उसने अवनी पर आंख बंद कर कितना भरोसा किया था।
अब तो अवनी और भी ज्यादा मेहनत करने की सोचती है। शायद अब वह समझ सकती थी कि करण आहजा उसके टैलेंट से कितना ज्यादा इंप्रेस हुआ होगा। अवनी का पूरा दिन उन्हीं सारी फाइल्स को स्टडी करने में चला जाता है। 2 दिन बाद अनिका पूरा दिन ऑफिस में ही कैसे चला जाता उसे पता ही नहीं चलता। रात के वक्त अवनी ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है। वह जब पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंची तो पहले से ही वहां पर करण आहूजा मौजूद था। करण आहूजा ने अवनी से कहा, मिस अवनी, क्या आपको घर जाने में ज्यादा लेट नहीं हो रहा है? अवनी ने कहा, पर आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? करण ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम कहीं पर चलकर बात कर सकते हैं? अवनी ने कहा, क्या कोई बहुत जरूरी बात है? करण आहूजा ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। क्या आप बुरा ना माने तो मेरे साथ चल सकती हैं? मैं अभी डिनर के लिए बाहर जा रहा हूं, आप चाहे तो आप भी मेरे साथ चल सकती हैं। करण आहूजा ने इनडायरेक्टली अवनी को अपने साथ डिनर पर ले जाने के लिए पूछ ही लिया। अवनी को ये सही नहीं लगा। उसने करण आहूजा को मना करते हुए कहा, अगर कोई जरूरी बात ना हो तो हम क्या बाद में बात कर ले। करण आहूजा ने अवनी से कहा, पर अगर आप अभी मेरे साथ आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। अवनी ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। अवनी को पहले से ही लेट हो चुका था। वह टाइम से ज्यादा काम कर रही थी, रात के 10 बजे बजने को थे। अगर वह करण आहूजा के साथ डिनर के लिए रुकती तो उसे घर जाने में लेट हो जाता। उसे फिर से वही बात याद आई जब वो पार्टी से लेट हो गई थी। मगर उस बार अयान उस बात पर गुस्सा न होकर विक्रम सिन्हा वाली बात पर गुस्सा था। इसलिए अवनी नहीं जानती थी, अगर उसे लेट होगा तो अयान का रिएक्शन क्या होगा। अवनी ने एक बार अपनी चारों ओर देखते हुए सोचा, क्या अभी भी अयान के लोग उसके पीछे होंगे? क्या वह अभी भी उस पर नजर रखकर रहे होंगे? फिर उसने करण आहूजा के इनोसेंट फेस की ओर देखा, तो वह मना नहीं कर पाए। उसने कहा, ठीक है मिस्टर आहूजा, हम बात कर लेते हैं, मगर फिर मुझे जल्दी घर भी जाना होगा। अवनी ने करण आहूजा को उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी थी। करण आहूजा अपने ड्राइवर से पहले ही बोल चुका था, वो वहां कार लेकर आता है और करण अवनी को अपने साथ अपनी कार में ही ले जाता है। करण अवनी के साथ कार में बैठा था, मगर वो उससे बात नहीं कर रही थी। वो बस सिर्फ इसलिए करण के साथ जा रही थी ताकि उसे बुरा ना लगे। मगर जब अवनी ने देखा कि ड्राइवर कब से कार चला रहा था, मगर उसने हाईवे की किसी होटल पर कार को नहीं रोका, तो अवनी कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ ही देर में उसे समझ आ गया कि जिस रास्ते पर वह लोग जा रहे थे, वो करण आहूजा के घर की ओर का रास्ता था। इस जगह पर कई हाई सोसाइटी के लोग रहते थे। अवनी ने हैरान होकर करण आहूजा से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रास्ता तो आपके घर की ओर जाता है। हम लोग वहां क्यों जा रहे हैं? मुझे तो लगा था आप डिनर के लिए किसी होटल में जाने वाले हैं। करण आहूजा मन ही मन हंसने लगा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। करण आहूजा बात संभालते हुए जेंटलमैन की तरह कहता है, वो मैंने सोचा कि आज पहली बार एक खूबसूरत लड़की ने मुझे डिनर के लिए हाँ बोला है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे मेरे घर ही ले चलूं। डिनर के लिए? करण आहूजा कुछ ज्यादा ही अवनी की ओर ढलने की कोशिश कर रहा था। अवनी को ये थोड़ा थोड़ा समझ भी आ रहा था। ये तो लड़कों की फितरत ही होती है। वह आगे कुछ सोचती उससे पहले ही करण उससे कहता है, क्यों ना हम इसे हमारी दोस्ती की एक शुरुआत की तरह ले। अगर हम प्रोफेशनल रिलेशन के साथ साथ दोस्त भी होंगे तो हमारे लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना आसान होगा। अवनी को ये थोड़ा अजीब लगा। उसने नाराज होते हुए कहा, मगर मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सुनकर करण मायूस हो गया। तब तक उसका घर भी आ चुका था। अब तो अवनी यहां तक आ ही गई थी, तो क्यों ना वह उसके घर भी हो आती। करण आगे चलकर अवनी के लिए कार का डोर खोलता है। वह अवनी को बाहर आने में मदद के लिए अपना हाथ भी आगे करता है, मगर अवनी अपने आप ही बाहर आ जाती है। उसने करण आहूजा के हाथ को टच तक नहीं किया। इससे करण को समझ आ गया कि अवनी जरूर इस वक्त उससे नाराज थी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा था, इसलिए अवनी को शायद ये पसंद ना आया हो। करण आहूजा का घर बहुत बड़ा था। वहां पर कई सारे सर्वेंट थे। जैसे ही करण आहूजा ने अपने घर में कदम रखा, एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए आती है और करण की टांगों को अपने हाथों से पकड़ लेती है। वह लड़की करण के घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आती थी और उसकी उम्र तकरीबन 7 साल थी। अवनी उसे देख रही थी। उस लड़की ने खुश होते हुए जोर जोर से कहा, अंकल आ गए, अंकल आ गए। उस लड़की को देखकर करण अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने बच्ची के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, आशी, बेटा तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? मैंने कहा था ना, रात को जल्दी सो जाना चाहिए।
उस बच्ची ने अपने गालों को फूलाकर मासूमियत से करण की ओर देखा और कहा, मगर आप भी तो जाग रहे हैं। आप नहीं आए थे तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। करण आहूजा ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उससे कहा, कोई बात नहीं, चलो अब अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, अपने कमरे में जाओ। आशी ने कहा, नहीं अंकल, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगी। आशी अवनी की ओर देखकर कहती है, अंकल आपके साथ ये दीदी कौन है? अवनी को उस बच्ची ने दीदी कहा था। उसे अवनी बहुत ज्यादा उम्र की नहीं लगी। करण आहूजा ने थोड़ा खांसते हुए कहा, यह मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं, चलो अब इन्हें हेलो कहो। आशी का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसने अवनी के पास आकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो दीदी, आप कैसी हैं? अवनी ने कहा, मैं ठीक हूँ। बेटा आप कैसी हैं? आशी ने कहा, मैं भी बहुत बढ़िया। आशी के बात करने का तरीका इस वक्त ज्यादा उम्र के लोगों की तरह लग रहा था। वह बच्ची होकर भी बहुत ज्यादा समझदार थी। इसके बाद करण आशी का हाथ पकड़ लिविंग एरिया की ओर चलने लगता है। अवनी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। करण ने अवनी को सोफे पर बैठने का इशारा किया, मगर अवनी की नजर तो कहीं और ही अटक गई थी। एक 60 साल की औरत व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। अवनी ने हैरानी से करण की ओर देखा। वो कुछ पूछती उससे पहले ही करण कहता है, यह मेरी मॉम है। अवनी उनके पास जाकर उन्हें हेलो कहती है तो करण ने अवनी को कहा, एक्चुअली यह पैरालाइज है, यह तुम्हारी बात का जवाब नहीं देंगी। अवनी को एकदम से अपनी मोम की याद आ गई, जो इस वक्त कोमा में थी। वह तो बेड पर थी। करण आहूजा ने अपनी मोम के पीछे खड़ी उसकी केयरटेकर से कहा, रोशनी, मोम को अपने कमरे में लेकर जाओ और आशी को भी सुला दो। फिर करण आशी को समझाते हुए कहता है, जाओ बेटा, दादी के साथ जाओ और उसके बाद सो जाना। आशी ने अपने अंकल का ऑर्डर मानते हुए कहा, ओके अंकल। वो करण को गाल पर एक किस कर वहां से चली जाती है। करण इन दोनों को जाते हुए देखता है। अभी भी अवनी खड़ी हुई थी तो करण ने उसे बैठने का इशारा किया। अवनी भी उसकी बात मानते हुए वहां सोफा पर बैठ जाती है। करण भी उसके बगल वाले सोफे पर बैठ जाता है। उसने अवनी से कहा, एक्चुअली 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई, जिसमें से सिर्फ उस वक्त 2 साल की आशी, मेरे भाई की आखिरी निशानी और मेरी मॉम बच गए थे, मगर उनकी हालत तो तुमने देख ही ली। वह तब से ऐसी ही है। मेरे भाई भाभी और पापा की डेथ हो गई। करण के लिए ये सब बोलना बहुत ही मुश्किल था। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। अवनी ने करण को दिलासा देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। अवनी जानती थी अपनी फैमिली का ना होना कितना बुरा होता है। वह पहले ही ये सब कुछ सहन कर चुकी थी। करण और अवनी ये सारी बातें कह रहे थे कि वहां एक सर्वेंट आए। उसने करण से कहा, सर डिनर रेडी है, आप चाहे तब डिनर कर सकते हैं। करण ने अपने इमोशंस को दबाते हुए एक फीकी मुस्कुराहट के साथ अवनी से कहा, चलो अब तुम्हें जिसके लिए यहाँ लाया हूं वह भी तो कर ले। चलो अब साथ में डिनर करते हैं। अवनी भी करण के साथ साथ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अवनी को करण के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था। अवनी ने करण के साथ कोई ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। उसे ऐसे ही अचानक उसके घर आकर डिनर करना बहुत ही अजीब लग रहा था। मगर करण का बिहेवियर ऐसा अजनबियों जैसा नहीं था। वह अवनी के साथ इस तरह से बिहेव कर रहा था जैसे वह सालों से जानते हो। भले ही वह लोग सालों से एक दूसरे को जानते थे, मगर उनके रिलेशन दुश्मनों की तरह थे, जिसमें सिर्फ प्रोफेशनल चीजें ही इन्वॉल्व थी। अवनी को वहां डिनर करने में बहुत शर्म आ रही थी, मगर वह बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो गई। डिनर के बाद अवनी जल्द ही अपने घर जाना चाहती थी। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो 11:15 होने को थे। आज अवनी वैसे ही बहुत ज्यादा लेट थी। अब तक तो वह रोजाना सो जाया करती थी। आज ही के दिन करण आहूजा को उसे यहाँ ले आना था। अवनी के चेहरे पर परेशानी आ गई। उसने करण आहूजा से कहा, मुझे अब घर जाना होगा, मैं अब ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे बहुत लेट हो चुका है। अवनी डाइनिंग टेबल से उठकर अपना पर्स लेती है। उसे देख ऐसा लग रहा था वह बस जाने ही वाली थी कि करण जल्दी से उठकर उसके पास आ जाता है और अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कर देर रुक जाओ, फिर तुम चली जाना। अवनी करण को मना कर रही थी। जब उसने झटके से करण से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसका हाथ डाइनिंग टेबल पर पड़े जूस पर लग गया और वह जो अवनी के ड्रेस पर गिर गया, जिससे उसकी ड्रेस साइड से पूरी खराब हो गई। अवनी बड़बड़ाई, ओह नो, यह क्या हो गया? एक तो मुझे देर हो रही थी और ऊपर से। करण ने गिल्ट फील करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस खराब हो गई, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। अवनी ने कहा, इट्स ओके, मैं अभी साफ करके आती हूँ। वॉशरूम कहाँ पर है? फिर करण उसे एक मेल के साथ भेज देता है।
जब अपनी वापस आए तो करण उसे कहीं नहीं मिला। उसे दूसरी एक मेड ने बताया, मैडम सर तो अभी टेरेस पर गए हैं। अवनी को जल्दी घर जाना था और उसके पास उसकी कार भी नहीं थी। वह तो यहाँ करण के साथ आई थी। वह सोचती है वह एक बार करण को बताकर आए कि वह जा रही है। अवनी उस मेड एसडी रास्ता पूछकर टेरेस पर जाती है। टेरेस पर करण चांद की ओर देखकर मायूस होकर खड़ा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिख रहे थे। जब अवनी वहां गई तो करण ने उसकी ओर नहीं देखा। वह अभी भी उस चांद की ओर ही देख रहा था। अवनी उससे कुछ कहती, उससे पहले ही करण बोलने लगता है, तुम्हें पता है मैं हमेशा से ही अनलकी रहा हूँ, मुझे लगता है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। मेरे कई दोस्त थे मगर सब एक एक करके अलग हो गए। मुझे जो भी मिलता वह सब मेरा फायदा उठाना चाहते होते हैं। इसलिए मैं सबसे दूर भागता रहता हूँ। एक प्यारी सी फैमिली थी जिसके साथ मैं बहुत खुश था। मगर किस्मत को शायद मेरी खुशी भी मंजूर नहीं थी। करण बस बोले जा रहा था और अवनी बस सुने जा रही थी। अवनी करण के दर्द भरी दास्तान को सुनते सुनते उसके दिल में कहीं खो ही गई। वह महसूस कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा हो इंसान कितना ज्यादा दुखी था। अवनी को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। करण ने आगे बोलना जारी रखा, उसने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा, देखो 12 बजे बज गए। आज मेरा बर्थडे है। अवनी को सुनकर अजीब लगा, वो कितना परेशान था और अचानक ही उसने अपने बर्थडे का जिक्र किया। मगर फिर भी जब करण ने कहा कि आज उसका बर्थडे था तो अवनी उसे विश करते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे। इस बार करण को सबसे पहले विश करने वाली अवनी थी। मगर कार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो एक फीकी और झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये दिन मेरे लिए कभी हैप्पी नहीं हो सकता। आज ही का दिन था जब मैं किसी काम की वजह से शहर से बाहर था। मेरी फैमिली मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए सब लोग मुझसे मिलने के लिए वहां पर आ रहे थे। मगर वह लोग मुझ तक पहुंच ही नहीं पाए। मेरे बड़े भैया कार ड्राइव कर रहे थे और उस कार का एक्सीडेंट हो गया। वो लोग मुझसे मिल ही नहीं पाए। मुझे आज तक ऐसा लगता है कि उन लोगों की जान मेरी वजह से गई है। अगर मैं खुद यहाँ पर आ जाता तो उन लोगों को वहां आने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद आज वो सब लोग मेरे साथ होते। मेरी माँ की यह हालत ना होती और आशी बिना बात की ना रहती और मेरे दिल पर इतना बड़ा पूछना होता। अवनी को अपनी दास्तान बताते बताते करण की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। अवनी ने पहली बार किसी आदमी को इस तरह रोते देखा था, वो भी बाहर से इतने ज्यादा स्ट्रांग दिखने वाले इंसान को। करण किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अवनी अब समझ रही थी कि वह क्यों अवनी को अपने साथ लाया था, ताकि वह अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। वह अवनी से दोस्ती करना चाहता था। वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेला था। अवनी जानती थी फैमिली को खोने का गम क्या होता है। अवनी को पता था करण जिस कार एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था, उसने भी 5 साल पहले वो न्यूज पढ़ी थी। अवनी को तुरंत याद आ गया। ये जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि वह सब लोग करण के बर्थडे के दिन ही चले गए, इसलिए करण को इस बात का गिल्ट था। अवनी करण को शांत करते हुए कहती है, देखिए मिस्टर आहूजा, आपको इस तरह से टूटना नहीं चाहिए। आपको अपनी मॉम और आशी का भी ख्याल रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। इस वक्त अवनी का हाथ करण के कंधे पर था। करण अपने आंसुओं को हाथ से पोंछते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। करण को अवनी के सामने इतना ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहता था, मगर जब उसने इस बात को छेड़ा तो वह अपने दिल पर काबू ही ना रख सका। पता नहीं कितने सालों से ये बात उसके दिल में एक बोझ बनकर बैठी थी। करण को अभी किसी दोस्त की जरूरत थी, जो उसे समझ सके, उसके दर्द को सहारा दे सके। वह अवनी के गले लग जाता है। जब अवनी ने पाया कि अयान उसके गले लगकर रो रहा था, तो वो उसकी पीठ को सहलाने लगती है। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उसे करण को खुद से दूर करना चाहिए। वह दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी करण का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मगर यह चीज किसी को पसंद नहीं आई। कार में एस बड़ी चालू होने के बावजूद भी कार का टेम्परेचर हाई हो गया था। कार में बैठे अजय और कार ड्राइवर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर एक भी बार अयान की ओर देखें। दरअसल अयान वापस आ चुका था। उसने घर आकर अवनी को नहीं पाया तो वह अवनी को ढूंढने के लिए निकला। उसे पता चल गया था कि अवनी करण आहूजा के घर गई थी। वह जब करण के घर तक पहुंचता है तो उसने ये सब कुछ देख लिया। जब उसने करण और अवनी को एक दूसरे के गले मिलते हुए देखा तो उसका खून खोलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया बर्बाद करके रख देगा। जब अवनी वक्त पर घर नहीं आई तो उसने अवनी को कॉल करना सही नहीं समझा। वह पहले ही अवनी से नाराज था क्योंकि वो उसे बिना बताए करण आहूजा की कंपनी में काम करने लगी थी, जिसका पता अयान को तो चल गया था।
मगर यह बात अवनी ने उसे नहीं बताई थी, और अब ये सारी चीजें अयान को गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ज्यादा ही थी। अयान अपनी मुट्ठी को कार के डोर पर जोर से मारता है। उसका दिल कर रहा था वह करण आहूजा के घर में जाकर उसको जान से मार दे। अवनी जैसे ही करण से अलग होती है, उसके पास में रखा फोन रिंग करने लगता है। अवनी तुरंत अपने फोन को देखती है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर अयान का नाम देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से फोन पिक कर लिया। अवनी फोन पर हेलो बोलती, उससे पहले ही फोन से एक भयानक आवाज आती है, चुपचाप नीचे आ जाओ, वरना मैं अंदर आ गया तो वह तुम्हारा आशिक करण आहूजा जिंदा नहीं बचेगा। मैं उसे वही गोली मार दूंगा। अवनी की पूरी बॉडी कांपने लगी। अयान ने उसे और करण को गलत ही समझ लिया था, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये बात अवनी जानती थी। करण खुद परेशान था, इसलिए उसका ध्यान अवनी पर नहीं गया। अवनी ने हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर आहूजा, मुझे अभी जाना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये बोलकर अवनी जल्दी से वहां से चली जाती है। करण कुछ समझता या फिर उससे कुछ पूछता उससे पहले ही अवनी वहां से निकल जाती है। अवनी को डर था, अगर सच में अयान वहां पर आ गया तो क्या ही हो जाता। अयान की आवाज में इतना गुस्सा और जुनूनियत थी कि वह जरूर करण आहूजा की जान ले लेता। बाद में जो होता सो होता। अवनी अपनी हाई हील्स में भी भागकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सारे सर्वेंट उसी को ही देख रहे थे। अवनी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से घर से बाहर आ गई। वह जब मेन गेट से बाहर आई तो उसे अयान की कार दिखी। उसने वहां जाकर पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि जहां पर वह और करण अभी खड़े थे, वहां से साफ साफ दिख रहा था, मगर वो यहां से काफी दूर था। उसे एहसास था अयान ने कुछ गलत ही समझा होगा। जब अवनी कार के पास पहुंची तो अयान कार का डोर थोड़ा सा खोल दिया। अवनी तुरंत आकर कार में बैठ गई। वह अभी हाफ रही थी और उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वो एक नजर अयान की ओर देखती है। अयान बुरी तरह गुस्से में था। वो अवनी पर भड़कने ही वाला था, मगर उसने एक नजर कार में आगे बैठे अजय की ओर देखा और कार के ड्राइवर की ओर देखा। फिर उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। जब अयान ने अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया तो उसकी हड्डियों की आवाज अवनी के कानों तक गई। वह और भी ज्यादा घबराने लगी, मगर अवनी ने उसे कुछ नहीं कहा। शायद वह अभी सबके सामने अवनी पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, मगर यह सोचकर ही अवनी का बुरा हाल हो रहा था कि जब वो उसके साथ अकेला होगा तो उसका क्या ही होगा। अवनी कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके होठों से आवाज आ ही नहीं रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। अयान ने तीखी आवाज में कहा, चलो। ड्राइवर तुरंत ही अयान के घर की ओर निकल पड़ता है। पूरे रास्ते अवनी यही हिम्मत जुटा रही थी कि वह जो कुछ भी था वो अयान को बता दे, मगर वह कुछ बता ही नहीं पाए और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे अयान के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे, जिससे उसका दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो रहा था। वह अवनी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अवनी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके होंठ जैसे सिल गए थे। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था वैसे वैसे अवनी के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो रही थी। उसे आज तक किसी से इतना डर नहीं लगा जितना उसे आज अयान से लग रहा था। जब कार विला के बाहर रुकी तो अवनी को कार से बाहर आने में बहुत डर लग रहा था। उसे अयान से डर लग रहा था। वह महसूस कर पा रही थी कि उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला था। जैसे ही कार विला के बाहर रुकी तो अयान कार के बाहर निकल जाता है। वो बाहर आकर अवनी की ओर का दरवाजा खोल उसे बाजू से पकड़ खींचकर कार से बाहर निकलता है। अयान के रिएक्शन ने अवनी को हिलाकर रख दिया था। अवनी ने अपने हाथ पर अयान के टाइट हाथों को देखा। अयान की उंगलियां अवनी की बाजू पर धंस रही थी। अवनी ने अयान के को समझाते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अयान अवनी को बाजू से पकड़ खींचते हुए घर के अंदर ले जा रहा था। जैसे जैसे वह कमरे की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे अवनी और भी ज्यादा डर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर फिर भी वह अयान को समझाने की कोशिश कर रही थी। घर के सारे सर्वेंट अयान और अवनी को ही देख रहे थे, पर जब अयान ने उन लोगों की ओर देखा तो सबने अपनी नजरें झुका ली। अयान अवनी को कुछ भी नहीं कह रहा था, बस वह उसे जबरदस्ती बेडरूम में ले जा रहा था। अयान अवनी को खींचकर कमरे के अंदर धकेल देता है और खुद भी अंदर आकर कमरे के दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। जब अयान ने अवनी को धक्का दिया तो अवनी जमीन पर गिरते गिरते बार बार बची। वह अपने लड़खड़ाते कदमों को सही कर अयान की ओर देखती है, मगर अयान हवा के झोंके की तरह फिर से उसके पास आया और उसे उठा लिया। अवनी हैरान थी, उसका पर्स भी उसके हाथ से गिर गया।
उसकी आंखें रोनी सी हो गई थी, मगर उस पर अयान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह तो बस अपनी ही धुन में था। अयान अवनी को उठाकर बाथरूम में ले जाता है। उसने अवनी को अंदर जाकर सीधा बाथटब में पटक दिया और उसमें पानी भरना स्टार्ट कर दिया। अयान अवनी को पानी से साफ करते हुए गुस्से से कहता है, उस घटिया आदमी ने तुम्हें कहां कहां छुआ है? बोलो, मुझे तुम में से उसकी स्मेल भी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति के होते हुए किसी पराये मर्द के पास जाने की? इतनी रात को उसके घर पर क्या कर रही थी? अब बहुत ज्यादा हो रहा था। अयान अवनी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अवनी ने उसे गुस्से से कहा, माना कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, मगर क्या तुम एक भी बार मेरी बात नहीं सुनना चाहते? जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ उसके घर पर डिनर के लिए गई थी। इससे आगे अवनी सारी बात बताने वाली थी, मगर अयान ने उसे बाथटब से बाहर निकाल लिया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने अवनी के सारे कपड़ों को निकालते हुए अवनी से कहा, डिनर? अच्छा, अब तुम उसके घर डिनर करने गई थी। क्या हमारे घर पर डिनर नहीं बनता है, जो तुम्हें उसके घर जाना पड़ रहा है? और तुम उसके गले लगे पड़ी थी। मुझ में क्या कमी है, जो तुम्हें किसी और आदमी के पास जाना पड़ा? जब अवनी ने ये सुना तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। अयान ने उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया था। अवनी ने गुस्से से अयान के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया, तुम्हारी सोच ही घटिया है। क्या वह मेरा दोस्त नहीं हो सकता? तुम हमेशा जैसा सोचते हो हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं। मगर अयान के सर पर खून सवार था। जब अवनी ने उसे थप्पड़ मारा तो वो शेर की तरह दहाड़ा। उसने अवनी को गले से पकड़ लिया और वॉल पर सटा दिया। अयान के दिमाग में अभी सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वह सिर्फ उसी पल के बारे में सोच रहा था जब अवनी करण से गले मिल रही थी। अयान ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा दोस्त, तो तुम लोग अब दोस्त भी बन गए। एक तो पहले तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम उसकी कंपनी में काम कर रही हो और अब अचानक उसके घर भी चली गई, वह भी डिनर के लिए। और मुझे बता रही हो कि वह तुम्हारा दोस्त है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? अवनी ने सारी कोशिश कर ली थी, मगर अयान तो किसी भी तरह उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। वह तो बस अपनी ही धुन में था। उसे सिर्फ वही दिख रहा था जो वह देखना चाहता था। अयान ने अवनी को वॉल पर अभी भी सट्टा कर रखा था, और उसने अभी भी अवनी के गले पर अपने हाथ की पकड़ बनाए रखी थी। अयान ने अवनी के नजदीक होते हुए उसके कान में धीरे से कहा, क्या तुम्हें मेरे साथ वो सब कुछ करके अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए? तो तुम मुझे बता सकती थी। क्या मैं तुम्हें काफी नहीं लगता? अवनी का दिमाग घूम रहा था। अयान उसके बारे में जो मन में आए वह बोले जा रहा था। वह अयान को धक्का देने की कोशिश करती है, हालांकि वह जानती थी कि उसकी ताकत अयान पर काम नहीं करने वाली। वो बहुत ज्यादा मजबूत था, वो बस खामखा मेहनत कर रही थी। घबराते हुए अयान के पास गया और उसने अयान से पूछा, सर क्या हुआ? मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है क्या? उसे लगा था कि जैसे अवनी की तबीयत खराब थी, मगर जो सच्चाई थी वह अयान किसी को बयां नहीं कर सकता था। अवनी ने बस हाँ में जवाब दे दिया। उसका ड्राइवर तुरंत कार लेकर वहां आ जाता है। उसके बाद अयान उसे कार हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अभी भी अवनी अयान की बाहों में थी। अयान के लोगों ने पहले ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया था। अयान ने बेहोश अवनी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया। पहले से ही डॉक्टर सारिका वहां पर मौजूद थी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट थी। उसने अवनी को एक ही बार देखा और वो समझ गई। उसे अवनी की हालत देख उस पर तरस आ रहा था, और उसके साथ जिसने भी यह सब किया था उस पर उसे बेहद ही गुस्सा आया। मगर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अवनी के साथ ये सब कुछ करने वाला उसका पति था, अयान कपूर, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, जिसके सामने कुछ भी बोलना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना था। डॉक्टर सारिका के हस्बैंड अयान के पर्सनल डॉक्टर थे, इसीलिए अयान अवनी को उसके पास लाया था। डॉक्टर सारिका तुरंत ही अवनी की ट्रीटमेंट चालू कर देती है। अवनी को देखने के बाद डॉक्टर सारिका ने अयान से कहा, अब उनकी तबीयत ठीक है, मगर आपको ध्यान रखना चाहिए। अयान ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद की, मगर वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच में उसकी गलती थी। अगर अयान की जगह कोई और होता तो डॉक्टर सारिका उसे सिर्फ इतना बोलकर जाने नहीं देती। वो अयान को कुछ भी नहीं बोल सकती थी, उसे अपनी जान प्यारी थी। सुबह का वक्त, अवनी इस वक्त अयान के विला में उसके बेडरूम पर सोई हुई थी। दरअसल जब डॉक्टर सारिका ने कहा कि अवनी को जरूरी ट्रीटमेंट मिल चुकी थी, अब ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी, अब सिर्फ उसे आराम की जरूरत है, तो अयान उसे घर ले आया था। अवनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था।
वह बेड से उठाना चाहती थी, मगर उसके हाथ पैर छोटी सी मोमेंट पर भी दर्द करने लगे। अब शायद दवाइयों का असर कम हो चुका था। अचानक ही अवनी ने अपने पेट के निचले हिस्से में दर्द का एहसास हुआ। उसकी आह निकल गई। उसे वहां पर थोड़ी सूजन का भी एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, वह सब याद करके जो उसके साथ अयान ने किया था। सच में अयान ने उस पर जरा सा भी रहम नहीं खाया था। अवनी ने सोचा वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। जैसे अवनी बेड से उठी, अयान जानता था वह खुद से खड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। अवनी उठकर बैठ गई थी। वह धीरे से खुद के ऊपर से ब्लैंकेट हटाती है और बेड से नीचे उतरने की कोशिश करती है। तभी अयान उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आया। और जैसे ही वह अवनी को छूने वाला था, वैसे ही अवनी ने उस पर भड़कते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, छूना मत मुझे, नफरत है तुमसे और तुम्हारे टच से। अवनी बुरी तरह अयान से नाराज थी। वो उसे जिंदगी भर माफ नहीं करना चाहती थी। उसकी नजरों में अयान दे से गिर गया था। अयान फिर भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अवनी उसे धकेल देती है और कहती है, दूर रहो मुझसे, मैं खुद अपनी मदद कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए वह अपने शरीर में बची सारी ताकत को इकट्ठा कर उठने की कोशिश करती है। वह बेड से नीचे उतरी तो जैसे उसके शरीर में दर्द की एक लहर निकली। वह अपने दांतों को जोर से दबाती है। उसने बिल्कुल भी आह नहीं भरी। वह अयान के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी, मगर अयान जानता था उस वक्त अवनी की हालत ठीक नहीं थी। अवनी अयान को बिल्कुल भी अपने पास आने नहीं देती। वो अकेली ही बाथरूम में चली जाती है। अयान उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। अवनी ने शीशे में खुद को देखा, उसके शरीर पर जगह जगह पर चोट के निशान थे, मगर उसने अच्छी तरह कपड़े पहन रखे थे। उसने पाया कि उसने इस वक्त नीचे पैड भी लगाया हुआ था। दरअसल अयान को इमरजेंसी में बाहर जाना पड़ रहा था। वो अवनी के जागने का ही इंतजार कर रहा था, मगर वह अवनी को इस हालत में छोड़कर कैसे जाता। अवनी उससे नाराज थी, इसीलिए वो उसे कोई भी हेल्प तो नहीं कर सकता था। फिर वह एक मेड को अवनी का पूरा ख्याल रखने को बोल वहां से चला जाता है। अवनी जब गर्म पानी से शावर लेकर बाहर आई तो उसने देखा अयान वहां पर नहीं था, बल्कि एक मेड पहले से उसके बेडरूम में मौजूद थी। अवनी ने इस वक्त एक बाथरोब पहना हुआ था। उसने अभी तक वार्डरोब से अपने कपड़े भी नहीं निकाले थे। अवनी अयान को वहां पर ना देखकर भी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसने उस मेड से कुछ नहीं पूछा। उस मेड को लगा कि अवनी जानती होगी कि अयान काम से बाहर गया हुआ था। उस मेड ने फिर भी अवनी से कहा, मैडम वह सर को जरूर कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा होगा, वरना वो आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाते। जब कल रात आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो सर आपको तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे। मगर अवनी तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो हैरानी से उस मेड की ओर देखने लगती है। वो मेड समझ गई, शायद अवनी को ये नहीं पता होगा। उसने पहले से बात बताते हुए कहा, मैडम मैं कल रात पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आई थी, तभी मैंने सर को देखा, वो आपको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वो बहुत ही परेशान दिख रहे थे। वो आज गए तब भी उन्होंने मुझे आपका ख्याल रखने को बोला है। वो मेड अवनी के सामने अयान की तारीफ कर रही थी। मेड अवनी के सामने अयान की तारीफ कर रही थी। फिर भी अवनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी अयान से गुस्सा थी। अयान उसके साथ पिछली रात किसी हैवान की तरह पेश आया था। अवनी ने जब सुना कि अयान उसे कल रात हॉस्पिटल ले गया था, तो वो अयान के लिए अच्छा नहीं सोच रही थी। उसने मन ही मन सोचा जरूर उसे अपनी गलती पर पर्दा डालना होगा, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल ले गया होगा। उसने अपने ख्यालों से बाहर आकर मेड से कहा, तुम बाहर जाओ, अगर मुझे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। उद्धरण चिन्ह। वो मेड अवनी की बात मान वहां से चली जाती है। अवनी वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल पहन लेती है। वो अभी रेडी हुई ही थी कि वो मेड फिर से नोक करते हुए बेडरूम में आ गई। इस बार उसके हाथों में नाश्ते की ट्रे थी। वो अवनी के लिए नाश्ता और दवाइयाँ दोनों लाई थी। अवनी ब्रेकफास्ट कर अपनी दवाइयाँ ले लेती है ताकि उसका दर्द कुछ कम हो। उसके शरीर का दर्द तो उससे कम हो जाता, मगर उसके दिल का दर्द तो कम नहीं होने वाला था। अवनी दवाइयाँ लेकर फिर से सो गई। वो पूरा दिन घर में ही आराम करने वाली थी। वैसे तो उसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना था, मगर घर से बाहर निकलने की उसकी हालत नहीं थी। अवनी बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपने आंखों को जैसे ही बंद किया उसका फोन बजने लगा। अवनी ने बेड पर पड़े अपने फोन को उठा लिया। इस वक्त उसे करण आहूजा कॉल कर रहा था। अवनी ने फोन को बिना उठाए साइड में रख दिया। उसे करण से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। फोन थोड़ी देर रिंग कर बंद हो गया। अवनी को लगा अब कोई परेशानी नहीं होगी।
मगर कुछ देर बाद करण ने फिर से कॉल किया। तब अवनी को लगा अगर वो उसने जवाब नहीं देगी तो वह बार बार उसे कॉल करता रहेगा, इसलिए वह इस बार फोन उठा लेती है। अवनी के फोन उठाते ही करण ने कहा, हेलो मिस अवनी, आप कल बहुत जल्दबाजी में मेरे घर से गई थी। सब कुछ ठीक तो है? क्या कुछ हुआ है? माफ करिए, मैं कल आपसे कुछ पूछ भी नहीं पाया। अवनी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे ऐसे ही लेट हो रहा था, बाकी कोई बात नहीं है। फिरंगी को याद आया कि वह तो आज ऑफिस भी नहीं गई थी, इसलिए वह आगे कहती है, दरअसल वह मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैं घर आ गई थी। अभी भी कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ करिएगा। करण ने परेशान होते हुए कहा, आपकी तबीयत खराब हो गई है? क्या हुआ है आपको? अवनी उसे सच तो बता नहीं सकती थी। उसने बात बनाते हुए कहा, वह मुझे सर में बहुत भारी दर्द हो रहा था, दवाई ली थी, ठीक हूँ। शायद थोड़ा फीवर भी है, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। करण ने कहा, ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। अभी आप आराम कीजिए। मम्मी ने कहा, शुक्रिया आपका। उसके बाद अवनी फोन रख देती है। अवनी ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए फोन को धीरे से बेड पर पटका। उसने अपनी आंखें छत पर टिका दी। उसे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वह कहीं बाहर जा भी नहीं सकती थी। धीरे धीरे उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। अवनी पूरा दिन आराम करती रही। शाम के डिनर के बाद अवनी अब फिर से सोने की कोशिश करती है, मगर पूरा दिन सोने की वजह से अब उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वह काफी बेहतर महसूस कर रही थी। उसके शरीर में भी कोई दर्द नहीं था। उसने टाइम से सारी दवाएं ली थी। अवनी पूरा दिन बेड पर ही बोर हो चुकी थी। वह सोफा पर आकर बैठती है। उसे अब बेडरूम में बहुत ही अकेला लग रहा था। वह यहाँ वहां नजर करती है तो उसे अयान की फोटो दिखी। जैसे ही उसने अयान को देखा, उसने अपने गाल फुला लिए। वह अभी भी अयान से उतना ही नाराज थी। हालांकि वह जानती थी अभी अयान उसके सामने नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी फोटो थी। पूरे कमरे में बयान की सिर्फ एक ही फोटो थी, जिसने भी वह ठीक से स्माइल नहीं कर रहा था। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितना खड़ूस होगा, और अवनी के लिए तो वह साइको ही था। अवनी को बैठे बैठे बोरियत सी हो गई थी। वो कमरे में यहाँ वहां टहलते हुए सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। अवनी अपने रूम से बाहर आ गई। वह बेडरूम में घुटन महसूस कर रही थी। काफी रात हो चुकी थी, मगर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा वह यहाँ से कहीं चली जाए, मगर अभी भी उसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं हुई थी। और तो और चिराग भी शहर में नहीं था। अवनी अयान के स्टडी रूम की ओर बढ़ती है। उसने पिछली बार देखा था, वहां पर बहुत सारी बुक्स थी। उसने सोचा वो उनमें से कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ ही लेगी। अवनी वहां कई बुक्स देखती है। उसने उनमें से कुछ बुक्स को तो पहले से ही पढ़ रखा था। उसने शेल्फ में से एक बुक उठाई, तो उसके बाजू में से कुछ नीचे गिर गया। यह एक छोटा सा बॉक्स था। उस बॉक्स को देखकर लग रहा था कि अंदर जरूर कोई कीमती चीज होगी। अवनी ने तुरंत उस बॉक्स को खोला तो उसमें एक चाबी थी, मगर अवनी के लिए यह एक पहेली थी। आखिर किसी ने इस चाबी को इतना संभाल कर क्यों रखा होगा? अवनी तुरंत ही उस चाबी के लॉक के बारे में सोचने लगती है। वह यहाँ वहां हर जगह देखती है, मगर उसे कहीं ऐसा कोई लॉक या तिजोरी नहीं मिलती जिस पर यह चाबी फिट हो सके। ये स्टडी रूम अयान का था और अयान अकेला ही इस विला में रहता था। अवनी को याद आया, अयान ने कहा था वह कुछ वक्त पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ था। इसका एक ही मतलब था, कोई दूसरा इसे यहाँ क्यों रखेगा, जरूर इसे अयान ने ही यहाँ पर रखा होगा। अवनी ने सोचा, तब तो इसमें अयान के किसी राज की कोई चीज होगी, या फिर उसके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे वह संभाल कर रखना चाहता हो। अवनी फिर से उस चाबी को उस बॉक्स में बंद कर जहां से गिरी थी वहां पर रख देती है। उसे पहले ठीक नहीं लगा कि वह किसी की चीजों को इस तरह देखे, मगर फिर उसके दिल में कुतूहल होने लगा। वो जानना चाहती थी कि वह खड़ूस और साइको इंसान इतना ज्यादा संभाल कर क्या ही रखेगा। अवनी फिर से उस बॉक्स को उठाती है और उसमें से वह चाबी निकाल लेती है। अवनी ने पूरे स्टडी रूम में देखा, मगर उसे ऐसी कोई चीज नहीं नजर आई जिस पर यह चाबी फिट हो सके। उसके बाद वह फिर से बेडरूम में आ जाती है। उसने बहुत बार सोचा, फिर वह बड़ी सी अलमारी की ओर जाती है। उसने अयान की ओर का स्लाइडिंग डोर ओपन किया। वहां ढेर सारे कपड़े थे, जैसे कोई कपड़ों का शोरूम हो। अवनी ने देखा तो उसे एक छोटी सी तिजोरी दिखी, जिस पर एक लॉक था। अवनी ने सोचा ये चाबी जरूर उसी की होगी। वह तुरंत उस लॉक को खोल देती है। अवनी को वहां एक डायरी मिली।
अवनी हैरान थी, आखिर कोई एक डायरी को इतना संभाल कर क्यों ही रखेगा। उसने सोचा इसमें कोई बहुत जरूरी चीज होगी। वो उस डायरी को बाहर निकाल लेती है। वो डायरी थोड़ा खुली हुई थी, जैसे उसके बीच में कोई चीज हो। अवनी ने जब उसे खोला तो उसमें से एक चीज नीचे गिर गई। अवनी ने धीरे से झुककर उसे उठाया। वह किसी सोने और डायमंड के टूटे हुए ब्रेसलेट का एक टुकड़ा था। अवनी ध्यान से उसे देखती है। उसके हाथ कांप रहे थे। वहां से आकर सीधा बेड पर बैठ जाती है। उसके हाथ में वह डायरी अभी भी थी। वह बार बार उसे टूटे हुए ब्रेसलेट के टुकड़े को देखती है। अवनी ने उस डायरी को खोला। वह कुछ पत्तों को जाने देकर बीच से पती है। उसमें कुछ इस तरह से लिखा था, जब वो लड़की हमारे घर आई थी तो वह बिल्कुल चुपचाप सी रहती थी। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की मगर वो तो मेरी ओर देखती भी नहीं। मेरी मॉम ने भी उससे बात करने की बहुत कोशिश की मगर वह उनसे भी बात नहीं करती। मैंने जब पहली बार उससे उसका नाम पूछा तब भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। आने की आंखों में नमी आ गई थी। उसके हाथ में कुछ ऐसा लगा था जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अवनी फिर आगे पढ़ती है। वहां पर लिखा था, धीरे धीरे वो लड़की मुझसे बात भी करती है। पहले मेरा कोई दोस्त नहीं था मगर अब मुझे लगता है कि शायद वह मेरी दोस्त बन जाएगी। उसका नाम रूही है। उसमें कई सारी चीजें लिखी थी। अवनी एक एक कर वो सब पढ़ती जाती है। वो किसी छोटे बच्चे के लिखे कुछ लम्हे थे। भले ही उस डायरी में बहुत सारी चीजें लिखी थी मगर वह फिर भी अधूरी थी। शायद उसे आधा ही लिखना छोड़ दिया होगा। अवनी पिछले पन्नों तक आ गई थी। वहां कुछ इस तरह लिखा था, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें देश से बाहर इलाज के लिए ले जाया गया। हम सब भी बहुत जल्द वहां जाने वाले हैं। रूही भी हमारे साथ आएगी। पापा ने कहा है वह अब हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। मैंने उससे कभी नहीं कहा मगर वह मुझे बहुत पसंद है। इन सब नोट्स के ऊपर डेट भी लिखी हुई थी। आगे लिखा था, आज मैं अपनी मॉम से मिलने जा रहा हूँ। पापा ने कहा है कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। शायद मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। पापा और रूही मेरे साथ नहीं आ रहे। मैं अजय अंकल के साथ जा रहा हूँ। वो लोग बाद में आने वाले हैं। अवनी ध्यान से सारी चीजों को पढ़ रही थी। वह जैसे ही एक पेज को घुमाती है उस पर आंसू की एक बूंद गिर जाती है। अवनी रो रही थी। उस बच्चे ने अपने दिल के सारे भाव उस डायरी में लिखे हुए थे। मैं बहुत ही परेशान हूँ। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मॉम हमें छोड़कर चली गई। मैं उन्हें हर रोज याद करता हूँ। मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था मगर मैं जानता हूँ वह कभी वापस नहीं आने वाली। मैं और पापा अकेले हो गए हैं। पापा ने कहा है रूही कहीं पर खो गई है। काश वो पापा को मिल जाए। सबसे लास्ट वाले पेज पर लिखा था, मुझे लगता है दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं बना। ... सब लोग अपने आप ही आते हैं और अपने आप ही चले जाते हैं। पहले तो मुझे मेरी मॉम छोड़कर चली गई। मैं और पापा अकेले हो गए। आज मुझे पापा ने बताया कि रूही अब हमें कभी नहीं मिलेगी क्योंकि वह मर चुकी है। मुझे यकीन नहीं हुआ मगर मेरे पापा झूठ कैसे बोल सकते हैं। मेरे पास अभी भी वह ब्रेसलेट का टूटा हुआ पीस था जो रूही ने मुझे दिया था। मैं उससे ठीक करवा लेता मगर उसका दूसरा पीस कहीं पर खो गया है। शायद मैं कभी उसे रूही को लौटा नहीं पाऊंगा। इसके बाद उस लड़के ने इस डायरी में कुछ नहीं लिखा था। डायरी के आगे अयान का नाम लिखा था। अवनी जानती थी यह अयान के बचपन में लिखी गई डायरी थी। जब अयान ने ये डायरी लिखी थी तो वह तकरीबन 10 से 12 साल का था। अवनी ने उस ब्रेसलेट को अच्छे से देखने लगी। हालांकि वह ब्रेसलेट पूरा नहीं था, उसका दूसरा पीस मिसिंग था। वह टूटा हुआ था, पर वह उस लड़की की आखिरी निशानी थी जिससे अयान प्यार करता था।